नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी एस्पायरेंट 2.0 चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम लोग विजन आइज की नवंबर माह के मैगजीन से अर्थव्यवस्था के एक टॉपिक को कवर करेंगे। और इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर किया जा चुका है, तो उसको आप लोग जाकर चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है पीएम गति शक्ति पहल। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। तो इसको हम लोग देखते हैं कि सुर्खियों में क्यों है। तो हाल ही में पीएम गति शक्ति पहल ने अपनी शुरुआत के 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? अक्टूबर 2021 में। ठीक है, और इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या है। तो पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान PMGS NMP का उद्देश्य भारत के विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के लिए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी अवसंरचना का निर्माण करना है। तो कनेक्टिविटी आसान हो, इसके लिए मेनली ये लाया गया है। ठीक है, संचार व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, यातायात के साधन को सुदृढ़ करने के लिए। ठीक है, आर्थिक क्षेत्र का आशय किससे है? तो ऐसे क्लस्टर से है जहां विनिर्माण या मूल्य संवर्धन सेवाओं या अन्य सेवाओं के रूप में कई आर्थिक गतिविधियां चलाई जा रही हों। अब यहाँ पे आर्थिक क्लस्टर की बात की, तो आर्थिक क्लस्टर क्या होता है कि एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे वस्तुओं का निर्माण हो रहा हो, या फिर किसी वस्तु के मूल्य संवर्धन या उसके मूल्य में वृद्धि की जा रही हो, उसके स्वरूप में परिवर्तन किया जा रहा हो, या फिर ऐसे ही कई सारी गतिविधियां किसी एक ही क्षेत्र विशेष में की जा रही हो, तो उसको क्या कहेंगे? आर्थिक क्षेत्र बोलेंगे। ठीक है, आगे है पीएम गति शक्ति योजना के उद्देश्य क्या है। तो इसके उद्देश्य को देखते हैं हम लोग, इसको पहले क्लियर करके। तो उद्देश्य इसका है कि टेक्सटाइल क्लस्टर, फार्मास्यूटिकल क्लस्टर, रक्षा गलियारे, इलेक्ट्रॉनिक पार्क जैसे आर्थिक क्षेत्रों को शामिल करना है। टेक्सटाइल क्लस्टर का क्या है कि अर्थात वस्त्र उद्योग जो है उसको शामिल करना है। फार्मास्यूटिकल अर्थात मेडिसिन निर्माण की जो बातें होती है, मेडिसिन निर्माण के जो क्षेत्र हैं उसको शामिल करना है। रक्षा गलियारे की बात है, उसको भी शामिल किया जाएगा, और इलेक्ट्रॉनिक पार्क आदि की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, अब इसमें क्या है कि एक एकीकृत पोर्टल शुरू किया गया है। पोर्टल क्या होता है? एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होता है। ठीक है, तो एक एकीकृत पोर्टल शुरू किया गया है, और रेलवे, सड़क परिवहन सहित 16 मंत्रालयों को इस पोर्टल से जोड़ा जाएगा। तो एक पोर्टल के माध्यम से कितने मंत्रालय जुड़ेंगे आपस में? 16 मंत्रालय। इससे क्या हो जाएगा ना कि लोग एक दूसरे से जो संचालित योजनाएं हैं उस तक पहुंच उनकी आसानी से हो जाएगी। और पहले क्या होता था, सड़क बना रहे हैं और सड़क बनाने के बाद याद आता था कि केबल तो बिछाया ही नहीं हमने। तो फिर क्या होता था, फिर बनी बनाई सड़क को खुदाई की जाती थी, फिर उसके बाद केबल बिछाया जाता था, फिर से सड़क बनाया जाता था। तो इससे क्या होता था कि वित्तीय हानि बहुत होती थी और आवागमन भी बाधित होता था। तो इसी के लिए क्या लाया गया? तो एक एकीकृत पोर्टल प्रारंभ किया गया, जिससे कि विभिन्न मंत्रालयों के कार्यों की सूचना दूसरे मंत्रालय को प्राप्त होती रहे और उसके अनुरूप वो अपने कार्यों का, अपनी नीतियों का निर्माण कर सके। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे प्राथमिक फोकस क्या है? तो योजना के अंतर्गत मुख्य ध्यान रणनीतिक योजना, वित्त पोषण के नवाचार तरीकों, प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने और योजना संचालित करने की प्रक्रियाओं में तेजी लाने पर जोर दिया जाएगा। और इसका दायरा क्या क्या है? तो इसके तहत राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन अर्थात NEP के 7 इंजन शामिल हैं। और ये 7 इंजन कौन कौन से हैं, ये आपको याद रखना है। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के 7 इंजन कौन कौन से हैं? तो ये है सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, मास ट्रांसपोर्टेशन, जलमार्ग और लॉजिस्टिक अवसंरचना। ठीक है, अब गति शक्ति से संबंधित पहल जो है उसके प्रभाव देखेंगे हम लोग। उससे पहले देखते हैं कि पीएम गति शक्ति के 2025 तक के जो निर्धारित लक्ष्य हैं वो क्या हैं। तो इसमें है सड़कों का कि राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क को बढ़ाकर 2 लाख किलोमीटर तक करना है। कब तक? 2025 तक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर पेन और पेपर लेकर आप नहीं बैठे हैं तो अभी वीडियो पॉज कीजिए, जाके लेकर आइए और इसको नोट कीजिए अपनी कॉपी में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कि पीएम गति शक्ति के तहत 2025 के जो निर्धारित लक्ष्य हैं उसमें सड़क टॉपिक लिखिए ऐसे, और उसका लक्ष्य लिखिए 2 लाख किलोमीटर करना। कब तक? 2025 तक। ठीक है, रेलवे को कितना करना है? तो रेलवे की माल ढुलाई क्षमता को बढ़ाकर कितना करना है? 1600 मिलियन मीट्रिक टन करना है 2025 तक। ठीक है, हवाई अड्डे अर्थात 220 नए हवाई अड्डे, हेलीपोर्ट, वाटर एरोड्रोम का निर्माण करना है। पत्तन में क्या है? तो पत्तन में कि कुल कार्गो क्षमता को बढ़ाकर 1759 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष करना है। और नवीकरणीय ऊर्जा में क्या है? इसे बढ़ाकर 225 गीगावाट करना है। कब तक? 2025 तक। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आंसर राइटिंग में आप इसको बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आगे है दूरसंचार। तो दूरसंचार में है कि कुल 2.6 लाख ग्राम पंचायतों को कनेक्ट करना है इससे। और गैस पाइपलाइनों का निर्माण की क्या बात हो रही है? तो कुल 34,500 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का
निर्माण करना है। ठीक है, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा पहले मैं क्लियर कर देती हूँ। और ये मेंस से रिलेटेड टॉपिक है, आप अपने आंसर में कहीं भी लिख सकते हैं। जैसे अवसंरचनात्मक विकास की बात आएगी तो आप उसमें लिख सकते हैं कि सरकार द्वारा पीएम गति शक्ति योजना चलाई जा रही है जिसके तहत ये लक्ष्य हैं। इससे क्या होगा ना, आपके आंसर इन्हांस होंगे। तो पहले आपने लिखा पीएम गति शक्ति के तहत 2025 तक निर्धारित लक्ष्य, तो पहला क्या है, तो सड़कों का क्या है, 2 लाख किलोमीटर करना है। ठीक है, 2025 तक। रेलवे की माल ढुलाई क्षमता 1600 मिलियन मीट्रिक टन। हवाई अड्डे कितने, तो 220 नए हवाई अड्डे, हेलीपोर्ट आदि का विकास करना है। पत्तन में क्या है, तो कुल कार्गो क्षमता 1759 मिलियन मीट्रिक प्रति वर्ष करना है। नवीकरणीय ऊर्जा में क्या है, तो इसे बढ़ाकर 225 गीगावाट करना है। और दूर संचार में क्या है, तो कुल 2.6 लाख ग्राम पंचायतों को कनेक्ट करना है। ठीक है, और गैस पाइपलाइन से रिलेटेड क्या था कि कुल 34,500 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का निर्माण करना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इससे संबंधित प्रभाव जो है उसको देखते हैं कि लागत में कमी आएगी। ठीक है, किस चीज़ की लागत में कमी आएगी भाई, तो बेहतर अवसंरचना से लॉजिस्टिक लागत में कमी आएगी और आपूर्ति श्रृंखला में सुधार होगा। ठीक है, लॉजिस्टिक लागत में कमी आएगी, आपूर्ति श्रृंखला में सुधार होगा और इससे स्थानीय उत्पादों को विश्व के अन्य देशों के उत्पादों से प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिलेगी। जब उनके माल ढुलाई क्षमता में वृद्धि होगी तो क्या होगा, वो विश्व के अन्य देश के उत्पादों से भी कंपटीशन कर पाएंगे। ठीक है, उदाहरण के लिए सभी परियोजनाओं के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र का डिजिटलीकरण कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कार्यान्वयन प्रक्रियाओं में तेजी लाना। इससे क्या हो जाएगा कि इस पहल के माध्यम से सभी परियोजनाओं में तेजी आई है। उदाहरण के लिए अवसंरचना परियोजनाओं के लिए रूपरेखा को स्वीकृति देने की अवधि 3 से 4 महीने से घटाकर अब 1 माह हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सूचना की उपलब्धता में वृद्धि होगी। कैसे बढ़ेगी भाई, तो इसके तहत आगामी कनेक्टिविटी परियोजनाओं, व्यापार केंद्रों और औद्योगिक क्षेत्रों पर महत्वपूर्ण डेटा उपलब्ध कराया जा रहा है। ठीक है, उदाहरण के लिए भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू सूचना विज्ञान संस्थान द्वारा डायनामिक भौगोलिक सूचना प्रणाली अर्थात GIS पर आधारित डिजिटल मास्टर प्लानिंग टूल बनाया गया है। इसका उपयोग किसके द्वारा किया जाएगा, तो जितने भी मंत्रालय हैं और जितने भी विभाग हैं उनके द्वारा किया जाएगा। अर्थात ये भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग के द्वारा एक प्लानिंग टूल बनाया गया है। ठीक है, उस प्लानिंग टूल के अनुसार ही जितने भी मंत्रालय हैं वो अपने कार्यों को अंजाम दे सकेंगे। ठीक है, सूचना जो उपलब्ध कराई जाएगी उसके आधार पे। आगे है कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक तंत्र विकसित किया जाएगा। इसके तहत क्या कह रहा है, तो इसके तहत विभिन्न माध्यमों से बाधा रहित परिवहन कनेक्टिविटी स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे भारतमाला, सागरमाला, अंतर्देशीय जलमार्ग, शुष्क भूमि बंदरगाह जैसी अवसंरचनात्मक योजनाओं को एकीकृत किया जा रहा है। ठीक है, ये जो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की बात की जा रही है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक तंत्र विकसित की जाने की बात कर रही है, तो उसमें आपको उदाहरण लिखना होगा। तो उदाहरण में क्या आ जाएंगे, भारतमाला हो जाएगा, सागरमाला, अंतर्देशीय जलमार्ग। ठीक है, इनसे अवसंरचनात्मक विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है, परिवहन में सुगमता आए, इन सब के कार्य के लिए क्या ये सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। ठीक है, आगे है कि यात्रा में तय की जाने वाली दूरी को कम किया जाएगा इससे। तो इसके तहत अवसंरचना के माध्यम से लास्ट माइल कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करने की कोशिश की जा रही है। जो भी वंचित क्षेत्र है वहाँ तक पहुँच विकसित हो सके, इसके लिए कार्य किया जा रहा है। ठीक है, इससे क्या होगा, लोगों को सड़क, रेल, बिजली, ऑप्टिकल फाइबर केबल, गैस पाइपलाइन जैसी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। ठीक है, उदाहरण के लिए अब फिर से दे रहा है, तो ये है भारतीय रेलवे, मेट्रो ट्रेन, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS जिसको कहते हैं, अंतर्राज्यीय बसें, बस रैपिड ट्रांजिट आदि जैसे सार्वजनिक परिवहन प्लेटफॉर्म विकसित किए जा रहे हैं। इससे क्या हो जाएगा कि यात्रा में तय की जाने वाली जो दूरी है वो कम हो सकेगी। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे है PM गति शक्ति पहल के 6 स्तंभ, तो इसको याद करना इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है, जैसे ही PM गति शक्ति पहल योजना के बारे में पूछा जाएगा तो उसमें आप अगर इन स्तंभों की बात कर देते हैं, इसका उल्लेख कर देते हैं, तो आपके आंसर अपने आप इन्हांस हो जाएंगे। उसमें 1 नंबर की वृद्धि तो अवश्य ही हो जाएगी, जो 1 नंबर कटने की या फिर नहीं मिलने के चांसेस होंगे उसमें वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर हो गया इसका। तो देखते हैं क्या क्या है। तो पहले है समग्रता, ये 6 हैं स्तंभ इसके। पहला समग्रता, दूसरा प्राथमिकता, तीसरा सुधार, चौथा समन्वय, पांचवा विश्लेषण और छठा गतिशीलता। समग्रता में क्या है कि अलग अलग मंत्रालयों की सभी मौजूदा या भावी पहलों को एकीकृत करना। ठीक है, प्राथमिकता में क्या है, अलग अलग क्षेत्रकों के साथ मिलकर परियोजनाओं को प्राथमिकता देना।
और सुधार में क्या है, तो मुख्य कमियों की पहचान करने के बाद संशोधन या विस्तार करने के लिए योजना बनाने में अलग अलग मंत्रालयों की सहायता करना। सुधार में क्या किया जाएगा, तो पहले कमी पहचानेंगे कि हमारी नीतियों में क्या कमी है, तो उसमें फिर संशोधन किया जाएगा। अगर एक मंत्रालय संशोधन करने में सक्षम है तो बेहतर है, नहीं तो फिर 2-3 मंत्रालय या संबंधित मंत्रालय आपस में विचार विमर्श करके उसमें संशोधन करेंगे। ठीक है। समन्वय से क्या होगा, तो विभागों के मध्य कार्यों के मामले में तालमेल बिठाना, ताकि योजनाओं में होने वाले विलंब और विभागों के बीच होने वाले टकराव को कम किया जा सके। ठीक है। अक्सर देखा जाता है कि कार्य के दौरान यदि 2 विभाग या मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र आपस में मैच हो रहे हैं तो उनमें टकराव की स्थिति आ जाती है, जिससे क्या होता है, अंततः परियोजना के क्रियान्वयन में बाधा पहुंचती है। तो इसे हम लोग रोक सकते हैं पीएम गति शक्ति के चौथे स्तंभ समन्वय के माध्यम से। ठीक है। विश्लेषण में क्या है, तो जीआईएस आधारित स्थानिक नियोजन और विश्लेषणात्मक टूल की सहायता से संपूर्ण डेटा को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना। अब क्या बात हो रही है कि किसी गांव में अगर किसी अवसंरचना का निर्माण किया जा रहा है तो वहां से संबंधित डेटा को हम लोग कैसे देखेंगे, तो जीआईएस के माध्यम से एकत्रित कर लिया जाएगा और उससे रिलेटेड जो भी कार्य योजनाएं हैं, जो भी नीतियां हैं, उसका क्रियान्वयन कर लिया जाएगा, उसका निर्माण कर लिया जाएगा, जिससे क्या होगा कि परियोजना के क्रियान्वयन में देरी नहीं हो पाएगी। ठीक है। अर्थात वहाँ की जो वास्तविक स्थिति है उसका विश्लेषण कर लिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है गतिशीलता। आगे है कि विभागों के मास्टर प्लान में सुधार और अपडेट करने के लिए महत्वपूर्ण उपायों की तलाश करना। ठीक है, ये गतिशीलता है। ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, तो पहले आप यहाँ पे ये करिए कि समग्रता, प्राथमिकता और सुधार, इसको एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है। जैसे याद करने की जो ट्रिक है ना, आपको इसे याद रखना है। अब हो सकता है कि बार बार आप भूल जाएं, तो इसको कैसे याद करेंगे, तो इसको याद करना है, 1 मिनट, कि समग्रता व प्राथमिकता से सुधार आता है। ठीक है। समग्रता व प्राथमिकता से सुधार होता है, ऐसे याद रखेंगे इसको। और समन्वय व विश्लेषण से गतिशीलता आती है। ये जो मैंने लाइन बोला है, 2 लाइन, उसको आपको अपने कॉपी में नोट कर लेना है। ठीक है। ये मेरा खुद का बनाया हुआ ट्रिक है। ऐसे करके आप इसको अगर 2 से 3 बार दिन में देख लिए एक दिन, तो आपको इसे मतलब आप भूल नहीं पाएंगे इसको। क्या क्या है, तो समग्रता व प्राथमिकता से सुधार होता है और समन्वय व विश्लेषण से गतिशीलता आती है। ये है पीएम गति शक्ति के 6 स्तंभ। ठीक है। उम्मीद है कि आपको हेल्प करेगा याद रखने में। आगे इसके कार्यान्वयन में चुनौतियां क्या है, तो ये है कि संरचना संबंधी समस्याएं, जैसे तो भूमि अधिग्रहण में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। लोग भूमि अपनी देने से मना ही करते हैं, तो ये है एक समस्या। फिर पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करना भी अपने आप में एक समस्या है कि अगर योजना पर्यावरण के प्रतिकूल है तो फिर वहाँ पे अनुमति नहीं मिल पाती है, तो ये एक समस्या है। उसके बाद क्या है, परियोजना से प्रभावित समुदायों के लिए पुनर्वास और मुआवजा सुनिश्चित करना अभी भी चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। ठीक है। तो जिस क्षेत्र में विकास किया जाएगा, जिस क्षेत्र में सड़क या फिर रेल का विकास किया जाएगा, या किसी भी जो इसमें योजनाओं में शामिल है जो क्षेत्र, उसका अगर विकास किया जाएगा, तो अगर मानते हैं कि किसी एक समुदाय का बसावट है, उस क्षेत्र में विकास किया जा रहा है, तो जब उस समुदाय को वहाँ से हटाया जाएगा तो उनके पुनर्वास की बात और उनके मुआवजे की बात भी अपने आप में एक बड़ी समस्या है कि पहले उनके पुनर्वास की सुविधा की जाए, उसके बाद ही वहाँ पे इस परियोजना का कार्यान्वयन किया जाए। तो ये भी एक चुनौती बनी हुई है। ठीक है। आगे है कि वित्त पोषण से संबंधित क्या समस्याएं हैं, तो निजी बैंक इन परियोजनाओं को ऋण देने से कतराते हैं। उन्हें ऋण के गैर निष्पादित परिसंपत्ति अर्थात एनपीए हो जाने का डर बना रहता है। ठीक है। और आगे कि वैश्विक महामारी और उनसे जुड़ी चुनौतियों से गुजरने के कारण राज्य सरकारों के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं बचे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि केंद्र राज्य के बीच समन्वय में समस्या है। ये सारे पॉइंट आपको ऐसे ही लिखने हैं कि इस योजना के कार्यान्वयन में क्या चुनौतियां हैं। ठीक है। इसमें है कि इस परियोजना में कई प्राधिकरण शामिल हैं और इन सब की स्पष्ट जवाबदेही तय नहीं की गई है। साथ ही समन्वय में कमी की वजह से परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान कई तरह के विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। नेक्स्ट है कि अवसंरचना के विकास और पर्यावरण के संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, या फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चिंताएं हैं जिसपे कि ध्यान देना आवश्यक है कि विकास करने की होड़ में हम अपने पर्यावरण को ही नुकसान न पहुंचा दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। उदाहरण के लिए नई परियोजनाओं से पारिस्थितिक तंत्र पर पड़ने वाले प्रभाव को कम से कम करने की आवश्यकता है। आगे है कि आगे की राह कि क्या करना चाहिए हमें, तो बेहतर भूमि उपयोग की योजना बनानी चाहिए, जिससे क्या होगा, अवसंरचना के विकास के लिए नई भूमि अधिग्रहित करने के बजाय क्षरण वाली भूमि को उपयोग लायक बनाने पर ध्यान देना चाहिए। आजकल क्या हो रहा है, विकास के नाम पे या फिर अवसंरचनात्मक निर्माण के नाम पे कृषि की जो भूमि है उसी का अधिग्रहण करके वहाँ पे भूमि भवन बना दिए जा रहे हैं, ऑफिस बना दिए जा रहे हैं।
तो जब आप कृषि करने वाली भूमि, खाद्यान्न उत्पादित करने वाली भूमि पर आप भवन बनाएंगे तो खाद्यान्न कहाँ उगाएंगे? छत पे। ऐसा थोड़ी हो सकता है ना। तो हमें क्या करना चाहिए कि जो क्षरण हो चुकी भूमि है, जो बंजर भूमि है, उसका उपयोग करना चाहिए। अब ऐसी भूमि की पहचान के लिए क्या करेंगे? तो भौगोलिक सूचना प्रणाली और रिमोट सेंसिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा। ठीक है। फिर क्या है? तो कौशल विकास पर ध्यान देना चाहिए। युवा आबादी वाला देश है भारत, लेकिन जब तक आप कौशल विकास करेंगे नहीं तो आप कैसे उनकी क्षमता का दोहन कर पाएंगे? तो इसके लिए क्या करेंगे? तो परियोजना प्रबंधन पद्धति, इंजीनियरिंग तकनीक और नई अवसंरचना प्रौद्योगिकी पर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। साथ ही साथ जो कॉलेज हैं, ठीक है, और जो उद्योग हैं, उन दोनों में, कॉलेज में ऐसे स्किल डेवलप किए जाएं जो कि उद्योग में जो स्किल की आवश्यकता है उसकी मांग को फुलफिल करें। ऐसे शिक्षण दिए जाएं वहाँ पे। कहाँ? कॉलेज में। ठीक है। अर्थात कॉलेज व उद्योग की मांग के बीच, कॉलेज में प्रशिक्षण व उद्योग की मांग के बीच आपस में तालमेल हो, ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है प्रौद्योगिकी का उपयोग। तो अवसंरचना की योजना बनाने, योजना के प्रभावी क्रियान्वयन तथा पारदर्शिता में सुधार के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा एनालिटिक्स, ब्लॉकचेन जैसी डिजिटल प्रौद्योगिकियों की क्षमता का इस्तेमाल करना चाहिए। अभी हम लोगों ने देखा पिछले महीने दिसंबर में, आई थिंक दिसंबर या नवंबर, दिवाली के समय उत्तराखंड में क्या हुआ था? टनल में लोग फंस गए थे। तो वहाँ पे क्या हुआ मेनली कि एक लापरवाही तो सामने थी कि आपने प्रॉपर तरीके से अध्ययन नहीं किया वहाँ की चट्टानों का कि किस प्रकार की चट्टानें हैं। तो ऐसी समस्या भविष्य में न उत्पन्न हो पाए, उसके लिए क्या हम लोग कर सकते हैं? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, क्वांटम प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि केंद्र राज्य सहयोग। तो पीएम गति शक्ति परियोजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान उत्पन्न होने वाले विवादों या संघर्षों को हल करने के लिए एक तंत्र बनाया जाना चाहिए। सहकारी संघवाद को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, है ना। आगे है सामुदायिक प्रभाव आकलन। तो स्थानीय समुदायों पर अवसंरचना परियोजनाओं के संभावित सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन किया जाना चाहिए। जैसे कहीं भी किसी भी क्षेत्र में बांध बनता है ना, तो उस क्षेत्र में लोगों को पुनर्वासित कर दिया जाता है, दूसरे जगह पे भेज दिया जाता है और कुछ मुआवजे दे दिए जाते हैं। तो मुआवजे तो दे दिए, लेकिन उनकी जो बसी बसाई ज़िंदगी थी उसको तो आपने हटा दिया। एक पीढ़ी पूरी तरीके से तो प्रभावित हो गई। तो आपके विकास ने किसी एक पीढ़ी का तो विनाश कर दिया, है ना, उसको विस्थापित कर दिया। वो फिर से शून्य से अपने जीवन को प्रारंभ कर रही है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो इसको भी ध्यान में रखना है। जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन या फिर नर्मदा नदी पे जो बांध बने हैं ना, उससे रिलेटेड ऐसे ही समस्याएं देखने को मिली थी। विस्थापन संबंधी समस्या वहाँ देखने को मिली थी। पूरी की पूरी पीढ़ी समाप्त हो गई थी। ठीक है। फिर अभी अयोध्या में भी ऐसा हुआ कि अयोध्या में मंदिर बने तो कुछ लोगों के ऐसे रील भी और शॉर्ट्स भी वायरल हो रहे थे कि उनके घरों को तोड़ दिया गया। लेकिन ऐसा है कि सरकार के द्वारा मुआवजा तो दिया गया, लेकिन एक बसी बसाई जो दुनिया थी वो प्रभावित हुई। तो बेहतर है कि हाँ, आप मंदिर जो बना है उससे तो विकास हो ही रहा है, लेकिन जो पुनर्वासित समुदाय है उसके भी विकास की बात की जानी चाहिए। अर्थात उसके हित प्रभावित न हो, आप उनके रोजगार की व्यवस्था करें और उनके जो परिवार है उनके लिए अवसंरचनात्मक विकास या फिर उनके लिए आवास की सुविधा भी उपलब्ध हो आसानी से। ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए सरकार के द्वारा। ठीक है। आगे देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। अवसंरचना के विकास में विशेषज्ञता रखने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और देशों के साथ सहयोग करने के अवसरों का पता लगाया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए मजबूत परिवहन नेटवर्क और दक्ष रेल प्रणालियों पर जर्मनी और जापान की विशेषज्ञता की मदद ली जानी चाहिए। तो ये था पीएम शक्ति से रिलेटेड टॉपिक। अब यहाँ पे मैंने अयोध्या से रिलेटेड एक जो भी उदाहरण लिया है, तो कुछ लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं। मेरा ये मानना है कि आपकी भावनाएं इतनी कमज़ोर नहीं होनी चाहिए कि जो वस्तु स्थिति है उससे आपकी भावना आहत हो। आप एक सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं तो आप किसी एक पक्ष को पकड़ के आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है। हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो आपको दोनों पे ही ध्यान देना चाहिए। और ये मेरी राय थी और ये आज का वीडियो था। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी मिलती हूँ आप सभी से अगले वीडियो में, और इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए ख्याल रखें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।